गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा और साथ साथ जम्मू कश्मीर के हमें चुनावों का नतीजा हमारे सामने आया, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका जो कोलिशन था उसकी सरकार बन रही है। प्लस एट द सेम टाइम जब हम बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर आपको बीजेपी वापस से एक बार फिर से पावर में आती हुई देखने को मिल जाएगी। तो देखो, आने वाले समय के अंदर खासकर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो एक्सपेक्टेशन यही होगी आने वाली सरकार से कि वैली के अंदर भी एंड पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर हमें पीस एंड स्टेबिलिटी आने वाले समय के अंदर देखने को मिले, ताकि बाकी और एरियाज की तरह ही यहाँ पर भी शांति एस्टेब्लिश हो एंड पूरा कंट्री आगे और प्रोग्रेस करे। दोस्तों, डेट है आज की 9 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा विद रिगार्ड्स टू नोबेल प्राइज। अब एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे अल्फ्रेड नोबेल जी को, राइट। अल्फ्रेड नोबेल जी दरअसल में एक आपको स्वीडिश देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, बहुत सारी चीज़ों ने इन्वेंट करी, राइट। एंड इवन जब हम बात करते हैं ना डायनामाइट की, तो डायनामाइट को इन्वेंट करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ही थे। अब जब इनकी यहाँ पे डेथ होने वाली होती है, उससे जस्ट पहले, एक साल पहले 1895 के अंदर इनके द्वारा बोला जाता है कि हमारे पास इस तरह से अवार्ड्स होने चाहिए, जो दुनिया भर में कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हम ये अवार्ड दें। 1896 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। उसके 5 साल के बाद ना 1901 में यहाँ पर स्टार्ट होते हैं नोबल प्राइजेस। और जब ये स्टार्ट होते हैं ना, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 5 कैटेगरीज थी: पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मेडिसिन। ये जो छठी कैटेगरी है जिसको मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 1901 में एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। बाकी पांचों तो 1901 में हो गए थे, ये बाद में एस्टेब्लिश हुआ 1968 के अंदर एंड इसको दिया जाने लगा 1969 के अंदर, ठीक है। अब ये जो पहले 5 है ना, इनके रिगार्डिंग जो भी विनर्स होंगे उनको जो पैसा मिलता है, वो पैसा आता है जो नोबल जी के द्वारा ही जो फंड एस्टेब्लिश किया गया था वहीं से आता है। पर ये जो मैं छठे प्राइज की बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, यहाँ पर ना जो आपका स्वेरिस बैंक है, ठीक है, वहां से आपका पैसा आता है, ठीक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है ना, इसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स का जो पैसा आता है वहीं से आता है। ईच प्राइस जो होता है वो वर्थ 10 मिलियन क्रोनर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप और पॉइंटर्स भी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी लोग नॉमिनेट होते हैं ना, 50 साल तक कौन नॉमिनेट हुआ था उसको सीक्रेट यहाँ पे रखा जाता है। बाकी नॉमिनेट कौन कर सकता है किसी को, यहाँ पे आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, लॉ मेकर्स, कोई प्रीवियस जिनको नोबेल प्राइज ऑलरेडी मिल चुका हो, कमेटी मेंबर्स हो गया, वो किसी पर्सन को यहाँ पे नॉमिनेट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब एक दो चीजें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग इनके आंसर करना, लेट्स सी किनको पता है। पहला सवाल है कि क्या जो नोबेल प्राइज होता है किसी को डेथ के बाद भी दिया जा सकता है? बताओ। द आंसर इज नो। किसी पर्सन की डेथ के बाद उसको नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता। जैसे अभी हम बात करें, कोई बात कह सकता है कि सर गांधी जी को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, तो नहीं, अब नहीं मिल पाएगा। उस टाइम जब वो जिंदा थे तब एक बात अलग थी, पर आज के टाइम तो नहीं मिल पाएगा। एक्चुअल में डेथ के बाद किसी को नहीं मिलता, एक्सेप्ट मान लो किसी को प्राइज ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, पर मिलने से पहले उसकी डेथ हो गई है। एक्चुअल में क्या है ना, जैसे अभी आप नोटिस करोगे, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर में अनाउंस हो जाते हैं कि भाई मेडिसिन का इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। पर एक्चुअल में जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, ये दिए जाते हैं दिसंबर के अंदर। तो अगर मान लो अक्टूबर में अनाउंस हो चुका है एंड इस 2 महीने के बीच में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तब तो उसको देना ही है, ठीक है ना। 10 दिसंबर को एक्चुअली दिए जाते हैं, तो तब तो उसको मिलना ही है। बट बिफोर अनाउंसमेंट अगर किसी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उस पर्सन को यहाँ पे अवार्ड नहीं मिल सकता। इट कैन नॉट बी गिवन पोस्टमसली। दूसरी बात, ये कहाँ पर मिलते, कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन के अंदर? देखो, आपको ना इसके रिगार्डिंग एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये आपको दो लोकेशंस में देखने को मिलेंगे। आप पूछेंगे कौन सी दो लोकेशंस हुआ? एक्चुअल में बात क्या है कि जब हम बात करते हैं पीस प्राइज की, पीस प्राइज बाकी प्राइज से थोड़ा सा अलग हो जाता है। पीस प्राइज आपका नॉर्वे के अंदर मिलता है एंड बाकी के जो पांचों के पांचों प्राइज हैं वो आपको स्वीडन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखो, एक्चुअल में ये नॉर्वे में क्यों मिलता है, इसका कारण बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नॉर्वे की एक हिस्ट्री रही है शांति की, तो शायद अल्फ्रेड नोबेल ने इसलिए बोला होगा कि पीस प्राइज नॉर्वे में मिले, बाकी पांचों प्राइज आपको स्वीडन में देखने को मिल जाएंगे। एक सवाल आपसे और है, आप इसका कमेंट्स में आंसर बताओ। क्या ये किसी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है? जैसे लेट्स से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनको भी मिल सकता है
द आंसर इज यस, मिल सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ आपका पीस प्राइस। समझ गए? बाकी के जो पांचों प्राइस है ना, वो आपके इंडिविजुअल्स को ही मिलेंगे, पर जो पीस प्राइस होता है वो आपकी किसी संस्था को भी यहाँ पे दिया जा सकता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो, मैक्सिमम एक प्राइस को लेने वाले मैक्सिमम 3 ही लोग हो सकते हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये सारा जो डेटा था मैंने आपको यहाँ पे कंपाइल करके दे भी दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। राइट, अब बात कर लेते हैं हमारे पहले नोबेल प्राइज की, दैट इज मेडिसिन के रिगार्डिंग। देखो इस बार का जो आपका नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन का, ठीक है, और यहाँ पे 2 पर्सन विक्टर एम्ब्रोस हो गया और साथ साथ आपका गैरी रुवकुन हो गया। इनको यहाँ पर ये पीस प्राइज दिया गया है, सॉरी पीस प्राइज नहीं, मेडिसिन का प्राइज दिया गया है। थोड़ा समझते हैं कि आखिर इनको मेडिसिन का प्राइज क्यों मिला। देखो आप लोग कुछ चीजों के बारे में जानते होंगे, आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीजें पढ़ी भी होंगी। प्रोटीन्स आप समझते हो, बिल्कुल। प्रोटीन्स का आप जानते होंगे हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग नोटिस करते हो हेमोग्लोबिन के बारे में, कई बार हमने डिस्कशन किया है हेमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है सर? हीमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन ही है, बिल्कुल। क्या काम करता है हीमोग्लोबिन? ये आपकी बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अग्रीड? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, बिल्कुल। उसके अलावा आपने जैसे इंसुलिन का सुना होगा। इंसुलिन भी क्या है? अरे इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही है। इंसुलिन क्या करता है? आपके ब्लड से ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब करता है। ओके, तो यानी कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। अलग अलग फंक्शंस इतने परफॉर्म करने हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए, प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, ये बात तो चलो समझ आई। इसी तरह से एक चीज होती है आपकी माइक्रो आरएनए, एंड इनफैक्ट ना ये जो आपका मेडिसिन का प्राइस दिया गया है ना, ये माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए ही इन दोनों को मिला है। समझते हैं कि माइक्रो आरएनए क्या है। देखो माइक्रो आरएनए इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल्स को मदद करते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के अंदर, या आप उसको कह सकते हो रेगुलेट करने के अंदर। एक्चुअल में ना मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं, जब हम बात करते हैं डीएनए आरएनए की, ये सब बातें आपने सुनी होंगी डीएनए आरएनए के बारे में, राइट। डीएनए आरएनए होते क्या है? ये एक तरह के कुछ ना कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं सेल्स के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है, एक तरह के न्यूक्लिक एसिड है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में जो हमारा एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, वो क्या करता है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होती है प्रोटीन को बनाने के लिए उसको कैरी करता है। बिल्कुल ठीक बात है, और मैसेंजर आरएनए की इसलिए इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अब ये जो माइक्रो आरएनए है ना, ये क्या करेगा? ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, इसके साथ में मिल जाएगा। बाइंड करने से फायदा क्या हो रहा है? देखो एक्चुअल में जो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो वो आपके माइक्रो आरएनए की मदद से क्या होगा? वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर उसके कंपोनेंट रिसाइकल हो जाएंगे, या फिर उसको हम बाद में यूज कर पाएंगे। वो प्रिजर्व हो जाएंगे और बाद में आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। इससे आप इंपॉर्टेंस समझो इसके फायदे की। प्रोटीन्स का कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन्स को वो रेगुलेट कर रहा है। और जब हमने प्रोटीन को रेगुलेट कर लिया माइक्रो आरएनए के बाइंडिंग के साथ विद मैसेंजर आरएनए, तो डेफिनेटली वो प्रोटीन को हम बाद में इस्तेमाल कर पाएंगे, उसको प्रिजर्व कर पाएंगे, उसको बाद में ट्रांसलेट कर पाएंगे। एंड इसका इंपैक्ट किस चीज के ऊपर होगा? इस चीज का इंपैक्ट होगा हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हमने देखा ना प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यही है दरअसल में आपका माइक्रो आरएनए। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे माइक्रो आरएनए आपके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? बाय बाइंडिंग टू मैसेंजर आरएनए इन द सेल साइटोप्लाज्म। उसी समय प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करने की जगह जो मार्क्ड मैसेंजर आरएनए है वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर उसके कंपोनेंट्स जो होंगे वो अकॉर्डिंगली रिसाइकिल होंगे, या फिर बाद में लेटर ट्रांसलेशन के लिए प्रिजर्व किए जा सकते हैं। बात समझ आई? इस चीज के लिए, इस डिस्कवरी के लिए यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया है। अब आपका एक डाउट अभी भी और हो सकता है कि सर क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस क्या है आपके माइक्रो आरएनए की। देखो माइक्रो आरएनए का आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स की बात हो रही थी, एक चीज होती है सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? सेल प्रोलिफरेशन के माध्यम से ना आपके जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, ताकि आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपके सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा पाए। तो वहां पर आपका काम आएगा माइक्रो आरएनए। क्यों? क्योंकि भाई उसने प्रोटीन के उसको रेगुलेट किया ना, इसलिए। उसके साथ ही साथ सेल डिफरेंशिएशन के अंदर काम आएगा। आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, वहां पर आपका माइक्रो आरएनए मदद करता है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूं बायोलॉजिकल रेगुलेशन के अंदर भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे कार्डियो माइपोथेसिस के, ठीक है, मायोपैथिस के बारे में, कार्डियो मायोपैथिस के बारे में। ये कार्डियो मायोपैथी क्या होती है? देखो कार्डियो का मतलब आपके हार्ट के साथ लिंक होता है। एक्चुअल में ना ये जो चीज है ये एक डिजीज का नाम है।
ये डिजीज की वजह से क्या होता है, आपका हार्ट का जो मसल होता है ना, वो इम्पैक्ट हो जाता है, जिससे आपका बॉडी आपका ब्लड पंप नहीं कर पाता। पर जो हमारा माइक्रो आरएनए है वो यहाँ पे मदद करता है आपके कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, एंड इस तरह के इश्यूज को कंट्रोल करने में रोक सकता है। प्लस एट द सेम टाइम प्रेगनेंसी के अंतर्गत भी इसका रोल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग आपके मैटरनल फीटल आपका इम्यून टॉलरेंस के रिगार्डिंग। प्लस अगर हम बात करें कि आपका जो माइक्रो आरएनए है उसके एक्सप्रेशन के अंदर कुछ बदलाव आ गया, इसकी वजह से हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी आ जाएं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन को कंट्रोल को रेगुलेट कर रहा है ना, इसलिए। इसके अलावा अब नॉर्मेलिटी अगर माइक्रो आरएनए के अंदर आती है तो इससे ह्यूमन कैंसर भी हो सकता है। इसके अंदर और चेंजेस आने की वजह से कुछ और इश्यूज, जैसे ठीक है, स्केलेटल डिसऑर्डर हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, आईज के ऊपर कुछ इश्यूज आ गया, ये सारे कुछ कुछ इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो इसके एप्लीकेशन डेफिनेटली बहुत सारे हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे तो उससे और रिसर्च के माध्यम से हम कहीं ना कहीं और बढ़िया हमारे सामने रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली सिंगल माइक्रो आरएनए के माध्यम से हम डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यही फायदा है आपका माइक्रो आरएनए का। ठीक है, आई होप आप इन कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि प्रोटीन क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है, माइक्रो आरएनए किस तरह से कंट्रोल करता है प्रोटीन प्रोडक्शन को, वो प्रोटीन का प्रोडक्शन जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखो हमने आज नोबेल प्राइज समझ लिया कि क्या इसकी हिस्ट्री रही हमने ये समझ लिया नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। अब एक एक करके हम डेली बेसिस के ऊपर एक एक आपका नोबेल प्राइज डिस्कस करते रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सीईआरसी के बारे में, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अभी क्या हुआ है, सीईआरसी के द्वारा एक सिंगल मेंबर बेंच को अपॉइंट किया गया है ताकि वो चेक कर पाए कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक से पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते। राइट, कई बार हो सकता है आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर पावर की डिमांड बढ़ जाए, आपके जो ठीक है ना, आपके जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके अंदर पावर की डिमांड बढ़ जाए अचानक से ही, तो क्या हम उनके लिए रेडी भी हैं या नहीं है। तो वहां पर सीईआरसी ने एक सिंगल मेंबर बेंच को अपॉइंट किया है। ठीक है, थोड़ा सा हमें ना इस कमीशन के बारे में जानना होगा कि आखिर ये कमीशन है क्या। देखो दरअसल में ना ये आपका कमीशन एक स्टेचुटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट 1998 के माध्यम से बना है। अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का भी है। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया ना, इसने ना इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट था ना 1998 का, इसको रिपील करके हमने बनाया कौन सा एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसी एक्ट के माध्यम से आज के समय हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है वो गवर्न होता है। इसी के माध्यम से आपके जो रेगुलेटरी कमीशन हैं आपके सेंट्रल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर, वो अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। और इसी सीईआरसी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको एक चेयरपर्सन और बाकी 4 और मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका जो आपका ठीक है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हो गया, उसके चेयरपर्सन भी एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सीईआरसी समझ तो आ गया, पर ये करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीईआरसी। देखो एक चीज आप नोटिस करते हो, हमारी जो केंद्र सरकार है, ठीक है, इसकी बहुत सारी आपको कंपनीज देखने को मिलती हैं। राइट, तो उनके टैरिफ को रेगुलेट करने का काम किसका रहता है, वो आपका सीईआरसी का ही रहता है। इवन आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी अगर और डिफरेंट कंपनीज है ना, वहां पर भी ये पार्टिसिपेट करता है कि उनके टैरिफ को रेगुलेट किया जा पाए। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना होता है, उसको यहाँ पे रेगुलेट करने का काम आपके सीईआरसी का ही होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कि आपस में कैसे ट्रांसमिशन होगा, कई बार किसी पर्टिकुलर पर्सन को लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, वो सारे लाइसेंस इशू करना भी आपके सीईआरसी की जिम्मेदारी बनती है। तो ओवरऑल आप नोटिस कर पाओगे कि कंपटीशन को प्रमोट करना, एफिशिएंसी और इकोनॉमी लेके आना बल्क पावर मार्केट्स के अंदर वो सीईआरसी का काम रहता है। एंड साथ साथ पावर सप्लाई की क्वालिटी बनी रहे, ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप्स हम ब्रिज कर पाए, कंज्यूमर को बेनिफिट हो, ये सारे काम रहते हैं सीईआरसी के। तो आई होप आप समझ पाए कि किस तरह से सीईआरसी आपके इंडियन पावर सेक्टर का रेगुलेटर की तरह काम करता है। ध्यान रखना, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आगे आ जाते हैं, अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है विद रिगार्ड्स टू हलारी डोंकी। देखो हलारी डोंकी न्यूज में है क्योंकि ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि दीज आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बिलोंग कहाँ को करते हैं। देखो ये दरअसल में बिलोंग करते हैं आपके गुजरात का जो हलार रीजन है ना, वहीं से इनका नाम आया हलारी डोंकी। आपको जामनगर द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर जो है वहां से आपको ये नेटिव देखने को मिल जाएंगे। अब इनकी जो पॉपुलेशन है ना बहुत ही कम है, 500 से भी कम नंबर इनका देखने को मिलता है, जिस वजह से आईयूसीएन ने इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर ना, इनके कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, एंड
ये इनका होता है ब्लैक मजल एंड ब्लैक हूव्स। देखो जब मैं बात करता हूँ ना मजल की, मजल का मीनिंग होता है एक एनिमल का, उसका नोज और उसका जो माउथ वो क्या कलर का है उसको बोलते हैं मजल। तो इस केस में ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। उसी तरह से जो हूव्स होते हैं, जो इनके जो पैर है ना, इनके अंदर आपको ये ब्लैक कलर के, राइट, जो हार्ड पार्ट है वो ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। तो हूव्स भी आपके ब्लैक कलर के एंड आपके मसल्स भी आपके ब्लैक कलर के देखने को मिल जाते हैं। बाकी पूरी बॉडी इनकी यहाँ पे व्हाइट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफी लार्ज साइज में आपको देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी और डंकी ब्रीड से काफी ज्यादा ये रेजिलियंट देखने को मिल जाते हैं। ह्यूमंस के साथ ये काफी क्लोज बॉन्ड्स बना के रहते हैं एंड उनके साथ जो ओनर्स होते हैं, उनके मालिक होते हैं, उनके साथ ये काफी क्लोजली यहाँ पे काम करते हैं। इनका देखो जो दूध है ना, वो काफ़ी स्वीटनेस के लिए और हाई लैक्टोज कंटेंट के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट ना इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इनकी दूध की जो मिल्क पाउडर, इनकी बहुत हैवी डिमांड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इवन इनके मिल्क को अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पर हमारे सामने नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज और साथ साथ सजीवन ट्रस्ट है, ये यहाँ पर हलाली डोंकीज को कंजर्व करने के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व है। IUCN स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया, इंडेंजर्ड, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है दुनिया भर से। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है एक पेड़ माँ के नाम। देखो अभी आपके सामने एक एंटिटी है जिसने एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव के माध्यम से यहाँ पर 1.5 लाख के करीब करीब सैपलिंग्स प्लांट किए हैं। पर हमें उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव को समझना। देखो दरअसल में क्या हुआ, इस साल 5 जून 2024 को ना प्रधानमंत्री जी को द्वारा बोला गया कि एक पेड़ माँ के नाम हम इनिशिएटिव रन करेंगे, जिसके माध्यम से पता क्या होगा, जून 5 से लेके आपके सितंबर 2024 तक, जो कि निकल गया है अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता हो गया है, तो तब तक हम क्या करना चाहते थे, 80 करोड़ पेड़ों को प्लांट करना चाहते थे। एंड हमने ये टारगेट अचीव भी कर लिया। ठीक है, हमारा कोशिश थी कि ये जून से लेकर सितंबर, ये जो भी आपके अराउंड 4 महीने हुए, इन 4 महीनों के अंदर हम 80 करोड़ ट्रीज को प्लांट करना चाहते थे। हमने इस टारगेट को अचीव भी कर लिया। अब अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट ये है कि मार्च 2025 तक ना हम ये जो 80 करोड़ तो ऑलरेडी कर चुके हैं, 60 करोड़ हम ट्रीज और प्लांट करेंगे। यानी कि मार्च 2025 तक टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 140 करोड़ ट्रीज प्लांट करने का। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ये है आपका एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव, दैट इज प्लांट फॉर मदर। अब यहाँ पर ना ये मदर वर्ड को ना दो तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो प्रधानमंत्री जी ने बताया भी था। एक्चुअल में हमारा यहाँ पे चाहते हैं कि मदर दो तरह से हम देखें, एक तो हमारे जो फैमिली मदर होती है, प्लस इसको हम देखें इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से। यानी कि इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं हमारी धरती माँ की, राइट, एंड साथ ही साथ लोगों के अंदर अपनी फैमिली या आपकी जो मदर्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट इंक्रीज हो, उस पर्सपेक्टिव, ये दोनों पर्सपेक्टिव को यहाँ पे टेकल कर रहा है कि आपको अपने घर के अंदर जो माँ है आपकी, उनकी रिस्पेक्ट भी करें, एंड जो धरती माँ है आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो। तो इससे इकोलॉजी भी इंक्रीज होगी, इकोलॉजी की कंजर्वेशन भी लोग ज्यादा करेंगे एंड फैमिली की रिस्पेक्ट भी ज्यादा करेंगे। तो ये इनिशिएटिव उस तरह से एक तरह से ट्रिब्यूट हो गया टू द मदर अर्थ एंड द मदर्स। तो कोशिश यहाँ पे दोनों की यहाँ पे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से ये देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को फर्दर स्ट्रेंथन किया है, और जो मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके साथ में ना यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कैंपेन के अंदर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को इस्तेमाल किया गया है। आप पूछेंगे ये क्या है होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी? होल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर आपका जो सरकार के सारे सारे अंग, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका स्टेट गवर्नमेंट, आपकी यूटीज हो गया, सब डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि ये टारगेट हम यहाँ पे अचीव कर पाए। एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम सिटीजन्स को, जो आम नागरिक हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड इवन यहाँ पर हमारे जो सरकार और लोगों के बीच का रिश्ता है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हम उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं ताकि दोनों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिले एंड हम इस टारगेट को यहाँ पे अचीव कर पाए। तो एक तरह से ना आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है भारत के ग्रीन कवर को यहाँ पे इंक्रीज करने का, लोगों के अंदर पर्सनल और कल्चरल वैल्यूज यहाँ पे इंक्रीज करने का, एंड साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को यहाँ पे साथ में जोड़ने का। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपका अभी जो टारगेट था उसमें साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैंने जो कह रहा था ना कि लगभग 1.5 लाख जो ट्रीज हैं वो इनके द्वारा ही प्लांट करे गए हैं। बहुत डिटेल में आपको इनके बारे में नहीं जानना, बट इतना देख लो कि ये कोल इंडिया लिमिटेड की आपको सब्सिडी देखने को मिल जाती है, जिसको मिनी रत्ना का स्टेटस भी यहाँ पे मिला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ये काम करती है एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी रेस्ट डिटेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू आवर प्रीलिम्स एग्जाम। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज
निक्षय पोषण योजना फॉर टीबी। अब ये क्या है? देखो, टीबी के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है कि नहीं? टीबी एक क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कॉज की जाती है बाय अ बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये मेजरली आपके लंग्स को इन्फेक्ट करती है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। कई बार और भी आपके बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जैसे मान लो लिवर टीबी हो गया, स्केलेटल टीबी हो गया, इस तरह से। अब टीबी को जांचने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, जैसे एक्सपर्ट एमटीबी, आरआईएफ अल्ट्रा। पर एक टेस्ट जो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है, वो आपका ट्रू नेट। ठीक है, ये वर्ड आप यूज कहीं सुनोगे ना, ट्रू नेट, तो आपको फटाफट टीबी की ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम बात यहाँ पे टीबी की कर रहे हैं। बाकी देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, जैसे आपका आइसोनियाजिड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, ठीक है, पायरासिटामोल हो गया। पर एक दो नाम इनको आपको ये तो पता ही होने चाहिए। बाकी आपको बीसीजी वैक्सीन तो पता ही है, जिसकी प्रिवेंशन के अंदर मदद करती है। पर अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो हमने पिछले दिनों के अंदर बी पैल के बारे में भी सुना था। सुना या नहीं सुना? हमने सुना था, बिल्कुल सुना था। बी से आपका है बेडाकुलिन, पी से आपका आ जाता है प्रेटोमेनेड, और साथ ही साथ अगर हम बात करें एल की, तो एल से यहाँ पे आ जाएगा आपका लाइनोसोलेट। ये हम भी इसके ऑल्टरनेट की तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो भी खर्चा होता है वो भी कम होगा, प्लस जो नंबर ऑफ ड्रग्स लेनी पड़ती है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, वो भी कम होगा। तो ये बी पॉल इनिशिएटिव भी हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ है। बाकी इसका जो ट्रांसमिशन होता है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है या बोलता है, उसके माध्यम से ये ट्रांसमिट होता है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, हमने कई बार यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की भी बात करी है। स्पेशली मैं बात करूँ एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी की, हमने कई बार एक्सटेंसिवली डिस्कशन की है। एमडीआर टीबी में पता क्या होता है कि आपकी जो दो मेडिसिन थी, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, इनके रिगार्डिंग रेजिस्टेंस हो जाती है। यानी कि अगर आप मेडिसिन खा भी रहे हो पर कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तब हो गया एमडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी तब हो जाता है जब आपके और भी हाई लेवल डिजीज भी होती है ना, जो उनको भी यहाँ पे ये उसके रिगार्डिंग भी रेजिस्टेंस आ जाती है, तो वो आपका एक्सडीआर टीबी के अंदर आ जाता है। बाकी इसके अलावा मोनो रेजिस्टेंस मतलब कि कम से कम एक आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग के रेजिस्टेंस हो। पोलो का मतलब हो गया मोर देन वन का हो गया। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। पर एमडीआर और एक्सडीआर तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए। अब अभी हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? अभी डिस्कशन पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक ना योजना है, निक्षय पोषण योजना। ये टीबी के लिए ही है। अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे पैसा देते थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर ना हम बात करते थे कि भाई जो भी टीबी पेशेंट है ना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलनी चाहिए। वो अच्छे से खाना खाएं, ठीक है ना, अच्छे से अपना अच्छा ध्यान रखें अपने न्यूट्रिशन का। इसके लिए उनको ना हर महीने 500 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे। अब हमने पता क्या किया है? हमने मतलब सरकार ने, मैंने नहीं, सरकार ने क्या किया है? सरकार ने इस 500 रुपए को 1000 रुपया तक बढ़ा, मतलब इंक्रीज कर दिया। पहले 500 मिलते थे, अब यहाँ पे मिलेंगे कितने? 1000 रुपए। इसलिए यहाँ पे ये न्यूज में अभी आ चुकी है कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खातों में 1000 रुपया जाया करेगा हर महीने। पहले 500 हुआ करता था, अब वो 1000 हो चुका है। बाकी जितने भी आपके टीबी के पेशेंट्स हैं नोटिफाइड, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं स्कीम के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निक्षय मित्रास, जो मित्रास का मतलब है आपके जो वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे आपके इंडिविजुअल्स, एनजीओ, कॉर्पोरेट्स, आपके पॉलिटिकल पार्टीज, वो इस तरह से टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकती हैं एंड अकॉर्डिंगली वो मदद कर सकती हैं कुछ ना कुछ उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ये सब प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक ई निक्षय प्लेटफॉर्म भी है, जिसको डेवलप किया गया है सेंट्रल टीबी डिवीजन, साथ साथ आपका एनआईसी और आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके माध्यम से ना हमारा जो प्रोग्राम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसको हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। जितने भी टीबी पेशेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर होते हैं, ताकि उनको ये बेनिफिट्स हैं हम वो प्रोवाइड कर पाएं। आई होप ये जो निक्षय पोषण योजना थी टीबी के लिए, ये आपको समझ आ गई होगी। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज मैं आपके सामने 3 एमसीक्यूज लाया हूं। एक आपका हिस्ट्री का है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू स्टेट इलेक्शन क्वेश्चन, तो पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। एंड तीसरा आपका होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू एफडीसी ड्रग्स, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, कल जो दोस्तों मैंने होमवर्क दिया था, एक था आपका माइनर मिनरल्स के बारे में, है कि नहीं, याद है? तो यहां पर ना देखो कुछ स्टेटमेंट्स में पहले आपको बता दूं, एक्चुअल में ना हमारे पास एक एक्ट है, MMDR एक्ट। व्हाट इज दिस MMDR? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। समझे इस बात को? ठीक है, अब ये जो MMDR एक्ट है ना, इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 15। वो सेक्शन 15 बात करता है कि भाई जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपकी राज्य सरकारें हैं ना, उनके पास पावर है किस चीज की? कि जो भी आपके माइनर मिनरल्स होंगे उनके रिगार्डिंग आपको रेगुलेट करने की। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ मिनरल कंसेशंस देने हैं आपके माइनर मिनरल्स के लिए, तो वो कौन देगा?
वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये फर्क आपको माइनर और मेजर के बीच में पता होना चाहिए। तो ये चीज एक तो बात हुई। दूसरा, अगर हम बात करें, ये जो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि सैंड एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ, देखो ये एक फैक्चुअल चीज है, ये अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। बट हाँ, ये बात करेक्ट है अपने आप में, थोड़ा टफ है, बट स्टिल आई विल से कि दिस इज वन स्टेटमेंट जो थोड़ी सी टफ हो सकती थी, बट बाकी दोनों स्टेटमेंट आप आराम से बता सकते हो। यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर है टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, पर आगे देखो, पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाइव द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, मैंने अभी तो बताया ये पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, तो ये तो माइनर मिनरल की डेफिनेशन में ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाएगी, क्योंकि ये पावर्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं एमएमडीआर एक्ट के हिसाब से। दे हैव द पावर टू फ्रेम देयर ओन माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। बात करें दोस्तों तीसरे स्टेटमेंट की, यहाँ कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है ताकि वो माइनर मिनरल की जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोक पाए। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो देखो यार, पहला स्टेटमेंट मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा मुश्किल था, पर आप इतना जरूर कह सकते थे कि सेकंड तो पक्का ही गलत है और थर्ड पक्का ही ठीक है, तो आप एटलीस्ट दो ऑप्शन तक यहाँ पे पहुंच सकते थे। और मैंने बता दिया कि हाँ, सैंड आपका माइनर मिनरल है, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप पहुंच पाए होंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पूछा था होमवर्क कि ये कुछ आपके सामने लोकेशंस हैं, ये किस चीज़ के साथ कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग अक्सर साउथ चाइना सी की डिस्कशन करते रहते हैं। कई बार मैंने आप लोगों के साथ स्प्राटली आइलैंड हो गया, स्कार्बरा शोल हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कशन करी हुई है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये रहा आपका स्कार्बरा शोल, ये आपका सेकेंड थॉमस शोल, और ये रहा आपका सवीना शोल। ये सब लोकेशंस न्यूज़ में रहती हैं क्योंकि चाइना और फिलीपींस का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। चाइना ने इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों के अंदर मिलिट्री और कोस्ट गार्ड वेसल्स भी यहाँ पे डिप्लॉय करी हैं, ताकि जो फिलीपींस का क्लेम है पूरे एरियाज के अंदर उसको यहाँ पे हटाया जा पाए। और चाइना आप देख ही रहे हो, पूरे के इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेंशनिज्म दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो उस पॉइंट परस्पेक्टिव से ये सारी लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, वो था यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स के फीचर हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बात करती है आपकी अश्योर्ड पे की, अश्योर्ड पेंशन की बात करती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये दरअसल में हम जो बात कर रहे हैं कि एक इंसान को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे, जो कि उसने पिछले 1 साल के अंदर पैसा ड्रॉ किया ना, रिटायर होने के बाद उसको 50% उसका मिलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, तभी तो सरकार बोल रही है अश्योर्ड पेंशन। ठीक है, तो जितना भी आपने पिछले 1 साल के अंदर आपने कमाया उसका एवरेज देखा जाएगा, उसके एवरेज का 50% आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यार समय समय के ऊपर जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो डियरनेस रिलीफ मिलेगा, दिस विल बी इन लाइन विद ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू के हिसाब से आपको, उस हिसाब से आपका जो महंगाई भत्ता होता है वो अकॉर्डिंगली मिलता रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मान लो किसी इंप्लॉय की यहाँ पे डेथ होगी, तो उसकी जो फैमिली होती है उसको भी 20% ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे नंबर के साथ यहाँ पे चेंज कर दिया, 20% नहीं, ये 60% होता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको बोला गया है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। ये पहला जो स्टेटमेंट था ना, दिस इज अश्योर्ड पेंशन। ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। ये सरकार ने बातें बोली हैं, ठीक है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्लस सरकार ने ये भी बोली है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन की। वहां पे बात करते हैं कि कम से कम 10,000 रुपया तो पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो अश्योर्ड पेंशन क्या है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन क्या है, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो पहला ठीक था, दूसरा ठीक था, तीसरा इनकरेक्ट था। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप ट्राई करके मुझे आप आंसर बता सकते हैं इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक तो था बंजारा विरासत म्यूजियम के बारे में, ये आपका दरअसल में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। एमपीसी की बात कर रहे हैं कि 12 मेंबर होते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है। सूडान के डेफिनेटली 7 कंट्रीज हैं एंड ये कोस्ट लाइन टच करता है रेड सी के साथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंटरनेशनल मेडिसिन मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम, ये 2011 में फॉर्म हुआ था, हाँ जी, ये बात भी अपने आप में करेक्ट बन जाएगी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।